अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। 20 आहट, तुम चाहते क्या हो? डॉन, जो चीफ मिलने की खुशी में सब कुछ भूल चुका था, अब पाकिस्तान से आई हुई खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। पूरे मैंशन को उसने सर पर उठा लिया था। वो पागलों की तरह चीखे जा रहा था और आहट कैसे ना चीखता। 20 ने उसके पाकिस्तान में तमाम घरों को जला दिया था, मगर एक घर जिसमें उसकी आधी से ज्यादा दौलत दफन थी, आज वो घर इस दौलत समेत राख हो चुका था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं 20, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। मेरे सालों की मेहनत तुमने पल पल में हाँ कर डाली। मैं तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा, देखना तुम। और एक दिन ये पूरी दुनिया जान जाएगी, डॉन से बड़ा और ताकतवर इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। डॉन उसे ही बोले जा रहा था, वो अपनी धुन में मगन था। उसे पता ही नहीं चला कि कोई इस हाल में देखकर बहुत खुश हो रहा था। तुम अकेले नहीं हो डॉन, मैं आज भी तुम्हारे साथ हूँ। ऐसे के बाद पर डॉन पलटा और उसे अपने मैंशन में देखकर काफी हैरान भी हुआ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है? वही जो तुम कर रही हो। तुम्हें ना सही, मगर मुझे तुम्हारे साथ जरूरत है डॉन। डॉन हैरान हुआ, क्योंकि वो तो अपने से अलग कर चुका था। और फिर आहट, वो आज यहाँ से क्या लेने आया था? क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ मिल जाऊंगा, तुम पर तरस खाऊंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो रहा दरवाजा, तुम जा सकते हो। डॉन अपनी बात मुकम्मल करके सिगरेट जलाने लगा था, जबकि एस के उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हुआ। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ डॉन। और क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझसे कुछ मांगा था? बस इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ओह, तो क्या तुम अपनी बेटी मुझे देने के लिए राजी हो गए? बड़ी जल्दी राजी हो गए हो। वैसे सही फैसला किया है तुमने। अब तो रोड पर आने से भी बच जाओगे और तुम्हारी वो खूबसूरत बेटी भी मेरी हिफाजत में रहेगी। डॉन की इस मकार मुस्कुराहट पर एक पल के लिए ऐसे दिल किया कि सामने पड़ी बंदूक से उसकी जान ले ले, मगर वो ठहरा मजबूर। ये उसकी मजबूरी ही तो थी जो उसे यहाँ तक लाई थी। डॉन, मेरी बेटी लापता है। वो तुर्की टोवर से वापस नहीं आई। मैंने पूरा तुर्की छान मारा, मगर वो कहीं नहीं मिली। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये झूठी कहानियां बनाकर अपनी बेटी को मुझसे छुपा कर रख लोगे? डॉन ने उसका गिरबान पकड़ा। वो काफी तैश में आ चुका था। डॉन, मेरी बेटी पाकिस्तान में ही है, मगर मगर क्या? मगर वो 20 के कब्जे में है। क्या? डॉन को लगा जैसे सिर्फ वही सबको शिकस्त दे सकता है, मगर आज उसे खुद 2 बार शिकस्त का सामना पड़ रहा था। वो 20 के हाथों बहुत बुरी बुरी शिकस्त खा चुका था। वो क्या चाहता है पता नहीं, मगर उसने प्राइवेट नंबर से कॉल की थी और इतना ही बताया कि मेरी बेटी इसके कब्जे में है। उफ, अहमक इंसान, उफ। तुमसे एक बेटी ना संभाली गई। तुम्हें पता भी है कि वो बीस्ट है, बीस्ट, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने देखा उसकी जिंदगी का वो आखिरी दिन होता है। डॉन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम मेरी मदद जरूर करोगे। तुम एक बार, बस एक बार किसी भी तरह मेरी बेटी को सही सलामत बीच से चुरा लो, फिर मैं खुद खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। एस के उसे इल्तजा कर रहा था, जबकि डॉन के दिमाग में अब आके ही बीच से बदला लेने की प्लानिंग चल रही थी। उसका बस एक ही हल है। क्या? जिस चीज को ये पता है कि अरीशा गायब हो गई है, इन सबको ये खबर दो कि अरीशा मिल चुकी है, मगर वो अकेला रहना चाहती है, ताकि ये काम बहुत ही पुरसुकून अंदाज में सर अंजाम दिया जाए। मगर कहाँ है वो? कैसी है? हारून का तो बस नहीं चल रहा था कि वो नाचना शुरू कर दे। अरीशा के मिलने का सुनते ही उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही थी। मगर ये खबर अगर वाकई सच थी, तो अरीशा अब तक वापस पाकिस्तान क्यों नहीं आई थी? हारून, रिलैक्स यार। उसके डैड कह रहे हैं कि वो कुछ टाइम के लिए अपनी बेटी के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हारिस ने उसको समझाया, जबकि अरीशा के सही सलामत होने पर जैनिश और माही भी बहुत खुश थे। मगर उसका तो मोबाइल अब तक ऑफ जा रहा है, ऐसा क्यों है? हाँ, उसके डैड कह रहे थे कि उसका मोबाइल टूट गया है। तुझे तो पता है ना अरीशा को कितना गुस्सा आता है। तोड़ दिया होगा गुस्से में उसने खुद ही। बट डोंट वरी, वो कुछ टाइम अकेले रहना चाहती है, फिर वो खुद अपने डैड के साथ पाकिस्तान आ जाएगी। हारिस की बात पर अब वो काफी मुतमिन हो चुका था, जबकि माही आप जाने का कहकर उसकी फ्लैट से नीचे उतरने लगी थी। अभी वो ड्राइवर को कॉल करने लगी थी जब रोहेल की कॉल आने लगी। माही, जल्दी नीचे आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। रोहेल, मैं घर पर नहीं हूँ। मैं तो हारून, मुझे पता है, मैं पार्किंग एरिया में हूँ, जल्दी आओ आप। माई को ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि रोहेल को उसका कैसे पता चला। खैर, वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियाँ उतरती हुई पार्किंग एरिया की तरफ गई, जहाँ रोहेल गाड़ी से टेक लगाए ही उसका वेट कर रहा था। ब्लैक पैंट, उसके साथ ही ब्राउन शर्ट, जैसे सेट किया गया हेयर स्टाइल, हाथ में घड़ी, आंखों पर चश्मा, वो किसी भी लड़की का दिल बासानी दरका सकता था, और शायद दरका भी चुका था। माही के कदम उसको देख के रुक गए थे। माही, जब नजर सामने से आती हुई माही पर पड़ी, तो रोहेल ने अपना चश्मा उतारा, जिससे उसकी नीली आंखें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी। जी। माही जल्दी से होश की दुनिया में आई और चलते हुए रोहेल के सामने आई। रोहेल, आपको कैसे पता है कि मैं यहाँ थी? माई, स्लीपिंग ब्यूटी, मुझे सब कुछ पता होता है। रोहेल उसके माथे पर बोसा देने लगा, तो माही ने उसकी बात के आगे मजीद कोई सवाल करना मुनासिब ना समझा। रोहेल ने फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर उसे बैठने का कहा,
تو ماہی اپنی فراک سمیٹ کر بیٹھ گئی جبکہ روہیل اب خود ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ روہیل، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آؤٹنگ پر، کیونکہ اپنی بیسٹی کو لے کر آپ کافی دنوں سے اپسیٹ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وائف کو تو کسی بھی ٹینشن میں ڈالے، اس لیے آج ہم آؤٹنگ پر جائیں گے تاکہ آپ کا مائنڈ فریش ہو جائے۔ اس کی بات سن کر ماہی کو بہت اچھا محسوس ہوا، اور اس کی کتنی فکر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ نہ رہتے ہوئے بھی وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ عریشہ کے ذکر پر ماہی کو یاد آیا، روہیل، عریشہ مل چکی ہے، وہ بالکل سیف ہے۔ اور ریلی؟ بٹ کیسے؟ روہیل کو یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ عریشہ تو شیرام کے گھر پر تھی، تو آخر ماہی کی بات کا مطلب کیا تھا؟ وہ اپنے ڈیڈ کے ساتھ ترکی میں ہے۔ اوہ، تو آپ کی بات ہوئی اس سے؟ نہیں روہیل، اس کے پاس موبائل نہیں ہے، اس نے خود ہی توڑ دیا ہوگا۔ وہ غصے کی بہت تیز ہے، بہت ضدی بھی ہے اور سر پھیڑی بھی۔ کبھی کبھی کسی کا بھی سر پھاڑ دے، کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کا۔ ماہی روہیل کو مزے سے عریشہ کی باتیں بتا رہی تھی، جبکہ روہیل اب اس بات پر مسکرا رہا تھا کہ وہ جتنی اکڑ مزاج ہے، اسے اس سے کئی زیادہ اکڑو انسان ملا ہے جو اس سے بھی کئی زیادہ اکڑ مزاج، سر پھیڑا، خود سر اور طلب مزاج انسان ہے۔ خروس کہیں گا، ظالم انسان! وہ مسل سے اپنی انگلی پر لگے ہوئے چھوٹے سے زخم کو دیکھ کر اس خروس انسان کو برا بلا کہی جا رہی تھی، تبھی اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی ملازمہ اندر آئی، جسے دیکھ کر عریشہ بہت حیران ہوئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وہ ملازمہ کافی بری معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے اندر آتے ہی عریشہ کو ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عریشہ انہیں بے روحی سے جواب دے کر اپنے کمرے کی اپنے زخم کی طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ وہ بزرگ عورت اس کے قریب آ بیٹھی، اس کے زخم پر ٹیوب لگانے لگی۔ پلیز رہنے دو، میں خود کر لوں گی، عریشہ نے غصے سے کہا اور ٹیوب چھین کر خود لگانے لگی۔ بیٹی، کیا تم بہت زیادہ تکلیف میں ہو؟ ان کی بات پر عریشہ انہیں گھورنے لگی۔ جی ہے، بالکل، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہی میری تکلیف؟ اس جنگلی جاہل بھیڑیے کے ساتھ میں خوش رہ سکتی ہوں کیا؟ عریشہ نے اب بھی تلخ کلامی کا مظاہرہ کیا، مگر تم سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے وہ ہے کون؟ ان کی نرم آواز پر وہ سوال کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم سے سمجھ رہی ہو۔ ان کا لہجہ اب بھی کافی نرم تھا، جو عریشہ کو بار بار نرمی سے مخاطب کرنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ وہ اس سے بات پر بھی انجان تھی کہ کوئی اس کی تلخ کلامی سن کر بڑے غصے سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ بھیڑیا ہے، وہ انسان کے بیس میں ایک جنگلی جانور ہے۔ عریشہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی، مگر جب سامنے بیٹھی عورت پر نظر گئی جو نظریں جھکائے افسوس نگاہوں سے اپنے دوپٹے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ کوئی ملازمہ ہے؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ شیرام پھٹ سے دروازہ کھولتا ہوا غصے سے اندر آیا، جسے اچانک آتا دیکھ کر عریشہ ڈر سی گئی۔ بات سنو میری، آج کے بعد اگر میری ماں کو ملازمہ کہہ کر مخاطب کیا تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی موت مانگتی رہو گے۔ شیرام اسے انگلی سے وارن کر رہا تھا، جبکہ اس کے واہ پر نیچے کھڑے تمام ملازم ڈر سے گئے تھے۔ ان کا لہجہ کسی نہ رکنے والے طوفان کی مانند تھا۔ بیٹا، یہ تم کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ وہ بہت آہستگی سے شیرام کو افسوس کن نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ عمر سے ہی بہت ضعیف خاتون معلوم ہو رہی تھی اور عمر کی اس حصے میں تھی کہ ان کے لب الفاظ ادا کرتے ہوئے کانپ پڑے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، چہرہ مرجھا گیا تھا اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ماں، آپ چلیں یہاں سے، آپ کو میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بدتمیز لڑکی کے منہ نہ لگنا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے رحم کیا جائے۔ شہرام ان کا ہاتھ تھامتا ہوا انہیں وہاں سے لے کر جانے لگا۔ بیٹا، میری بات تو سنو۔ ماں پلیز چلے آپ یہاں سے، یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب چل کر آرام کرے۔ شہرام بنا ان کی ایک بھی بات سنے انہیں وہاں سے لے کر جانے لگا اور جاتے جاتے ایک آگ اگلتی ہوئی نظر اس پر دہرا کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ عریشہ کا دل اب بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پورا دن وہ دونوں ساتھ گھومتے پھرتے رہے اور آج انہوں نے بہت انجوائے کیا تھا۔ ماہی اپنے محرم کا ساتھ پا کر بہت خوش اور مطمئن تھی۔ اس کا ڈر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ اب کہیں جا کر روہیل نے اسے گھر چھوڑا تھا، وہ بھی اس کے کہنے پر، ورنہ روہیل کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے آج ہی اپنے ساتھ لے جائے۔ جبکہ دوسری طرف باسم، مہر، حورین اور نوفل اب تک بھی اس کے دیے ہوئے مشن پر کام کر رہے تھے اور اب انہوں نے ڈوان کے 100 سے زیادہ بندے مار دیے تھے اور اب صرف 60 آدمی باقی تھے، جو باقی آدمیوں سے بھی زیادہ طاقتور تھے۔ مگر 20 کا کہنا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی جس کے ہاتھ میں ٹیٹو بنا ہوا ہے وہ آدمی سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ 20 کا کو زندہ چاہیے تھا۔ یار، ان سب نے تو فل آستینیں پہنی ہوئی ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ان 60 آدمی میں سے کون سے والے نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے۔ وہ لوگ جاڑی میں چھپ کر ان آدمی پر نظر رکھ رہے تھے، جبکہ باسم کی بات پر سب لوگ متفق ہوئے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے، اب اگر ہم نے یہاں پر فائرنگ کی اور ان میں سے وہ بندہ بھی مارا گیا تو یہ ہمارے مشن کی سب سے بڑی ناکامی ہوگی، رائٹ؟ مہر نے اپنی بات آگے رکھی، جبکہ حورین خاموش احتیاط کیے ہوئے کچھ سوچنے میں مصروف تھے۔ تم کچھ نہیں کہو گی؟ باسم کی بات پر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ آئی تھنک ہمیں کسی بھی طرح ان سب کو بے ہوش کرنا ہوگا، تبھی ہم اس بندے کو آسانی سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ حورین کی بات پر نوفل جو کب سے ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف تھا اب اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھورنے لگا۔ او ہیلو، کدھر سے آسانی سے ڈھونڈ لیں گے ہم اس چپر گنجو کو؟ او بھائی، 60 آدمی میں سے ٹیٹو والے نسواری کو ڈھونڈنا آسان ہوگا؟ نوفل کی بات پر مہر مسکرانے لگی، جبکہ حورین نے آنکھیں پھاڑ کر گھورنے لگی، جس سے وہ نظریں پھیر گیا۔ نہیں،
आई थिंक हुरैन सही कह रही है, ये काम थोड़ा मुश्किल है मगर वर्किंग करेगा। बासम के बाप पर महर ने नौफल की तरफ इशारा किया जो अब तक मुंह बनाए हुए अतराफ में देखे जा रहा था। हम्म, फिर क्या कहती हो नौफल? बासम के बाप पर नौफल ने पहले तो मुकम्मल उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने जनाना अंदाज में कहने लगा, जो भी करना है जल्दी करो, इधर इतने मोटे मोटे मच्छर ने काट कर सुझा कर रख दिया है। उसके बाप पर महरम हंसने लगी तो तीनों ने उसको घूरा। ओके नाउ, हमें वो बम वहां निशाने पर फेंकना है। इस बम का इधर क्या काम? वो तो धुएं करने के लिए आता है ना, बेहोश करने के लिए थोड़ी। बासम के बाप पर नौफल बोल पड़ा। तो क्या हुआ, हम इसमें अभी नशा आवाज दवाई मिला देंगे। महर ने मुस्कुराते हुए अपने बालों को एक स्टाइल से ठीक किया जिस पर बासम में मुस्कुराने लगा। उन्होंने इस बम नुमान बाल में इंजेक्शन की मदद से नशा आवर दवाई मिला दी थी जिसकी मिकदार काफी ज्यादा थी और उसका असर इतना ज्यादा था कि कोई गलती से भी सूंघ ले तो काफी घंटों तक वो होश की दुनिया से बगाना हो जाए। और ये दवाई भी खुद महर और बासम ने बनाई थी और 20 ने अब तक जो जो केमिकल्स अपने शिकारों के जिस्म में उतारे थे वो सब भी महर और बासम के ही बनाए गए थे। इन लोगों ने बड़ी चालाकी से वो बम इन नस्वालियों के बीच में फेंका था जिससे मिनटों में वो सब लोग बेहोश हो गए थे। और इसी दौरान वो चारों उस टैटू वाले बंदे को ढूंढने लगे। 60 आदमी के सीने चढ़ाकर वो टैटू तलाश किया गया मगर उनमें से वो बंदा था ही नहीं। तकरीबन 15 मिनट तक ये काम जारी रहा मगर वो बंदा उन्हें नहीं मिला। यार ये कैसे हो सकता है? 20 के मुताबिक इस बंदे के हाथ पर टैटू था तो वो यहीं कहीं होना चाहिए था ना। बासम थोड़ा परेशान हुआ और तीनों भी परेशान नजर आ रहे थे। नौफल, तुमने इन तमाम लोगों की गिनती ठीक से की थी ना? अरे हाँ ना, सुबह ही तो मैंने इनकी गिनती की थी, पूरे 60 आदमी थे। महर के सवाल पर नौफल जल्दी से बोल पड़ा तो सबने सर पकड़ लिए। यार नौफल, तू पागल है क्या? सुबह से लेकर अब तक तू उसकी गिनती पर टका हुआ है। यार जरूरी थोड़ी है कि सुबह 60 आदमी थे तो अब भी पूरे 60 ही हों। बासम ने गुस्से से कहा जबकि हुरैन ने काउंटी की तो 59 आदमी थे, एक गायब है। महर के कहने की देर थी, सबने अपनी बंदूकें लोड कर ली जबकि वो आड़ी बंदा बड़ी होशियारी से अड्डे के पीछे वाले दरवाजे से भागने लगा जबकि वो चारों धीमे कदम से अड्डे के आगे वाले दरवाजे से अंदर गए और दूसरे वाले दरवाजे से गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज आने लगी। वो लोग वक्त जाया किए बिना जल्दी से भागकर पीछे वाले दरवाजे की तरफ गए जहां से वो बंदा चिप लेकर भाग रहा था। इन चारों की एक खास बात यह भी थी कि उनका निशाना हमेशा ठीक जगह पर लगता था। इन चारों ने एक ही फायर किया क्योंकि वो वहीं करीब ही था तो उसकी जीप के चारों टायर पंचर हो गए। अब वो हड़बड़ाहट में पैदल ही भागने लगा तो बासम ने आसानी से पकड़ लिया, उसके मुंह पर 4 घूंसे बरसाए तो जिससे वो बेहोश हो गया। नौफल ने उसके हाथ बांध कर उसे गाड़ी की डिग्गी में डालकर लॉक कर दिया जबकि अब इन सब ने फायर करके बाकी के बेहोश हुए बंदूक को मौत की नींद सुला दिया था। और अब वो लोग 20 के अपार्टमेंट की जानिब चले गए। पूरा दिन गुजर गया था मगर उसने कुछ भी नहीं खाया था जबकि शेहराम ने उसे खाने के लिए नहीं बुलाया था। वो खुद उसके हाल पर छोड़ चुका था ताकि कुछ देर भूखी रहेगी तो खुद ही कमरे से बाहर निकल आएगी। जबकि ऐसा ही हुआ था। शाम के 7 बज रहे थे जब वो कमरे से बाहर निकलकर किचन की तरफ जाने लगी मगर शेहराम उसे कहीं भी नजर नहीं आया था। वो धीमे धीमे कदमों से बावर्ची खाने में आई। सामने चूल्हे पर कुछ बड़ी बड़ी हंडियां चढ़ाई हुई थी जिनमें पकते खाने की खुशबू पूरे किचन में महक रही थी। अलीशा का भूख से बुरा हाल था। वो जल्दी से कैबिनेट से प्लेट और चम्मच निकालकर चूल्हे की तरफ दौड़ी। भूख में उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था इसलिए गरम गरम ढक्कन को पकड़ने की वजह से उसका हाथ जल गया। इसी दौरान फातिमा बेगम जो मगरिब की नमाज पढ़कर लॉन में जा रही थी अलीशा की आवाज सुनकर एकदम परेशान हुई और हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए किचन की तरफ आई। सामने अलीशा जमीन पर बैठी रो रही थी, उसका हाल पूरा लाल हो चुका था। उसके करीब आई जबकि अलीशा को ये एहसास भी न रहा कि वो ये वही बुजुर्ग खातून थी जिसे वो मुलाजमा समझ रही थी। या अल्लाह है, क्या हुआ बेटी, ये कैसे जल गया? उन्हें बड़ी फिक्रमंदी से अलीशा के हाथ थाम कर पूछा। अलीशा रोते हुए कहने लगी, वो मुझे भूख लगी है, मुझे खाना निकालने लगी और हाथ जल गया। अलीशा वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग बनती थी मगर वो हद से ज्यादा नाजुक थी। यही वजह थी जो हर रोज उसकी इतनी फिक्र करता था। बेटी, तुम किसी मुलाजिम को कह देती ना। अच्छा चलो मेरे साथ में इस पर कुछ लगा देती हूँ। वो अरीशा को प्यार से अपने साथ लेकर अपने कमरे में गई और उसके हाथ पर बैंडेज करने लगी जबकि अरीशा बस सिसकियों पर आ चुकी थी। ना रो बेटी, ये छोटा सा जख्म है, जल्दी ठीक हो जाएगा। उन्होंने अरीशा के सर पर शफकत का हाथ रखा और नरम लहजे में मुखातब हुई जबकि अरीशा उन्हें बहुत हैरत से देख रही थी। रफीक, फातिमा बेगम ने मुलाजिम को आवाज दी जिससे वो फौरन से पहले हाजिर हुआ। जी बड़ी बेगम साहिबा, बहू रानी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। उनके हुक्म पर अमल करता हुआ वो बावर्ची खाने में गया और ऋषा के लिए खाना निकाल कर लाने लगा। तभी शेहराम की गाड़ी गेट के सामने आकर रुकी तो उसमें मुलाजिम के भी कदम वहीं थम गए। सलाम शादी साहब। वालेकुम सलाम। ये मगरिब के वक्त किसके लिए खाना लेकर जा रही हो? जी, वो बड़ी बेगम साहिबा ने छोटी बेगम साहिबा के लिए खाना मंगवाया है। शेहराम की रोबदार आवाज पर वो जल्दी से सर झुकाते हुए जवाब देने लगा तो शेहराम ने उसे जाने का इशारा किया और खुद कमरे में चला गया। ये लो बेटी, ये खाना खा लो। फातिमा बेगम ने प्लेट ऋषा की तरफ बढ़ाई तो वो बिना कुछ सोचे समझे खाना शुरू हो गई और खाती ही रही जबकि शेहराम के कहने पर
मुलाजिम फातिमा बेगम के कमरे के पास खड़ा उनके खाना खत्म होने का इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें इतनी भूख थी बस? जी। अरीशा ने इंतहाई मासूमियत से प्लेट मेज पर रखी तो फातिमा बेगम मुस्कुराने लगी। छोटी बेगम साहिबा, आपको शायरी साहब बुला रहे हैं। शेराम का नाम सुनकर अरीशा को फिर से खौफ आने लगा और वो फातिमा बेगम की तरफ देखने लगी। डरो मत, जाओ बेटी, शोहर है वो तुम्हारा, उसका हर हुक्म माना फर्ज है तुम पर। शोहर का अल्फाज सुनकर वो एक पल के लिए खुद को कैदी महसूस करने लगी थी, मगर फिर उठकर मुलाजिम के कहने के मुताबिक शेराम के कमरे की तरफ चले गई। मगर न जाने यहाँ आकर उसमें इतनी अकड़ क्यों आ जाती थी। कहो, यहाँ आकर बैठो, शेराम ने फट से जवाब दिया तो उसके मुखातब सोफे पर बैठ गई। मैं मुलाजिम को कहकर तुम्हारा सामान इस कमरे में सेट करवा देता हूँ, आज तुम यहीं रहोगे। तो तुम मेरे कमरे में रहोगे? अरीशा ने फौरन से सवाल किया, जिस पर उसे अजीब नजर से देखने लगा। मैं भी इधर ही रहूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रहूंगी? जी हाँ, बिल्कुल। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? तुम्हें माननी पड़ेगी। शेराम का फैसला अटल था, जिस पर अरीशा का दिल किया कि इसी ही वक्त इसी कमरे से उठकर चली जाए। ना मानू तो? अरीशा ने फिर से वही अकड़ दिखाई, जिस पर शेराम के चेहरे के तासरात बदलने लगे थे। वो क्यों बार बार इस वैशी इंसान के अंदर का बीज जगाने की कोशिश करती थी। बात सुनो मेरी, ये घर मेरा है, मैं हूँ यहाँ का मालिक, और इस लिहाज से सब मुलाजिम मेरा हुक्म मानते हैं तो तुम्हें भी मानना पड़ेगा। मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं अरीशा खान हूँ, समझे तुम? मिसिस अरीशा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम्हारी ये फजूल की अकड़ और अना खत्म नहीं हो जाती तो मेरी नज़र में किसी मुलाजिम से कम नहीं हो, समझी? मुझे उंगली से वार्न करते हुए कह रहा था। और कल से तुम इस घर के तमाम मुलाजमी के साथ मिलकर काम किया करोगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अरीशा को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स उसे किस किस्म का बदला ले रहा था। तुम पागल हो? ये क्या बकवास? ये बकवास नहीं, मेरा फैसला है। नाउ गेट लॉस्ट। जब तक तुम्हारा सामान यहाँ सेट नहीं हो जाता तुम इस कमरे में नहीं आओगे। वो अपनी बात खत्म करता हुआ अपने फोन में मसरूफ हो गया, मगर अरीशा को वहीं पर खड़ा देखकर शेराम ने मुलाजिम को आवाज़ दी तो वो हाजिर हुआ। जरा अपनी छोटी बीबी बेगम साहिबा को यहाँ के असूल सिखाओ, जैसे सर्वेंट करवांटर से मुलाजिम के पहन में कपड़े ला कर दो। वो कल से ये भी तुम सबके साथ मिलकर इस घर का काम किया करेगी। अरीशा का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। वो आहर कैसे किसी मुलाजिम की उतरन पहन सकते थे। मुलाजिम सर झुकाए वहां से चला गया, जबकि अरीशा अब उसे गुस्से से गुड़ी थी तो शेहराम ने भी एक तरफा मुस्कुराहट उछाली। वो पैर पटाती हुई वहां से चली गई, जबकि अब शेहराम अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मुतवज्जो हुआ था। मारा उसने हमको धोखा दिया, हमारे साथ 420 किया, हम उसको छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम उसका वो हशर करेगा कि वो सारी जिंदगी मौत मांगेगा। गुल्हान को न जाने एक हफ्ते में कितनी शिकस्त खानी पड़ी थी। अब उसके पास आदमी भी बहुत कम थे, मगर वो अभी डॉन से बदला लेने के ख्वाब देख रहा था, जबकि बी से तो वो बदला लेने का कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। वो 2 दिन बाद पाकिस्तान आने वाला था, जबकि रोहेल को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। अच्छा, तो क्या वाकई ही खान साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं? रोहेल की वाह पर बासम तंजिया मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल, उसकी मौत उसे खुद यहाँ खींच कर ला रही है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उसके आदमी को मौत यहाँ लाई थी। रोहेल ने भी तंजिया जुमला कहा। अगला प्लान क्या है? चिप, यानी कि हमारा अगला हदफ टिप टॉप 1 डिवाइस है। नौफल हैरानी से कहने लगा। अब हाँ ना, बासम ने बेजारी से इजहार किया। तो क्या हम डॉन से चिप मांगेंगे? नहीं, हम चिप चुराएंगे। महर के सवाल पर रोहिल ने पुरसुकून अंदाज में कहा। मगर कैसे? इन चारों ने रोहिल से यक आवाज में सवाल किया। ठीक इसी तरह जिस तरह डॉन ने गुलहान और SK के साथ मिलकर इंस्पेक्टर रिजवान के ऑफिस से वो चिप चुराई थी। 20 की आवाज पर सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहाँ 20 मुगरुराना अंदाज में खड़ा कश लगा रहा था। मतलब? रोहेल की आवाज सब सवाल नजरों से देखने लगे, क्योंकि वो हिंट दे चुका था जो सिर्फ रोहेल ही समझ सकता था। आरजे, जिसके कहने पर सब लोग रोहेल को देखने लगे तो 20 बड़े आराम से कदम रखता हुआ अपनी नशिस्त पर आ बैठा। वो सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हुए, जबकि 20 के इशारे पर रोहेल ने प्लान समझाना शुरू किया। वाओ, इसमें तो बहुत मजा आने वाला है, नोफे ने बड़ी खुशी से कहा। जिस पर 20 उसको देखने लगा तो उसने शर्मिंदगी से दांत निकाल लिए। तो रोहेल के कहने के मुताबिक हम सब इस पार्टी में गेस्ट बनकर जाएंगे, और अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो? जब किसी ने हमें देखा ही नहीं है तो पहचाने का कैसे? और वैसे भी डॉन ने पूरे शहर को पार्टी पर इनवाइट किया है, और यकीनन इतने लोगों में उसका ध्यान हम पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बासम के सवाल पर रोहे ने अपना ख्याल जाहिर किया। एग्जैक्टली, तो सब रेडी हो, नेक्स्ट वीक हम यूके जा रहे हैं। 20 की बात पर सब मुस्कुराने लगे, मगर यह मिशन भी काफी रिस्की था, लेकिन यह भी सही था कि 20 को रिस्क लेना बहुत पसंद था। 20 के इशारे पर सब लोग वहां से बाहर चले गए, जबकि आरजे हमेशा की तरह 20 के साथ बैठा था। माही को क्या कहोगे? जॉब के सिलसिले में दूसरी कंट्री जाना पड़ रहा है। गुड, मगर जाने से पहले कुछ अहम काम हैं जो हमें मुकम्मल करने हैं, ताकि हमारे जाने के बाद पीछे से कोई खतरा जन्म ना ले। 20 ने रोहेल से कहा, जिस पर रोहेल ने स्पा में सर हिलाया। 20 हमेशा अपने बनाए गए प्लान पर अमल करता था, और प्लान भी वो ऐसा बनाता था कि उसके किसी भी मिशन में उन्हें किसी नुकसान या मुश्किल का सामना ना करना पड़े, और वो अपने इरादे का बहुत पक्का था।
جو سوچ لیتا تھا وہی کرتا تھا، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسے ہی تھوڑی اسے 20 کہتے تھے۔